नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें धान की फसल में 30 दिन से लेकर 50 दिन के बीच तक हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, हमें कल्ले बढ़ाने के लिए इस अवस्था में क्या करना चाहिए, कौन सी जिंक डालनी चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए, कौन सा आपको यहाँ पे एनपीके डालना है, कौन सा घुलनशील उर्वरक डालना है, कब आपको पोटाश डालना है, कब आपको क्या डालना है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि 30 दिन से 50 दिन के बीच में आपको धान की फसल की देखभाल कैसे करनी है, जिससे आपको धान की फसल में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो आज की वीडियो इसी विषय पे संबंधित है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों क्या करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वीडियो से संबंध में, या फिर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें धान में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल 30 दिन की हो गई है या 50 दिन के बीच की है तो क्या कार्य आपको करने चाहिए। तो कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो 30 से 50 दिन की अवस्था होती है, इस अवस्था में आपको धान के खेत में नमी बरकरार रखना पड़ेगा। अगर इस अवस्था में आपके खेत में नमी नहीं रहेगी, यानी पानी नहीं रहेगी, तो आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे, ज़्यादा फुटाव नहीं होगा, अधिक उत्पादन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस अवस्था में आपको एक सावधानी ये भी बरतनी है कि बहुत ज़्यादा पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। कल्ले निकलते समय अगर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तब भी हमारे ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं। तो कुल मिला के खेत में नमी रही या थोड़ा बहुत पानी रहे उतना तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर पानी भरा रहेगा तो भी कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम किसान भाइयों जानते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे हमने कुछ बातें रखी हुई है। नंबर 1 पे कल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो नमी आपको बना के रखनी चाहिए। इसके साथ साथ नंबर 2 पे आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल अपने धान की फसल में अवश्य करना चाहिए। किसान साथियों, जिंक की कमी की वजह से ही पौधे की बढ़वार नहीं होती है। आपके धान के पौधे एकदम बौने हो जाते हैं, पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे में ज़्यादा कल्ले का विकास नहीं होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है। तो अगर आपके धान की फसल में जिंक की कमी हो जाती है तो खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है। तो जिंक की कमी आपको अपने धान की फसल में नहीं होने देनी है, इसकी आपूर्ति आपको करते रहना है। तो जिंक को आपको जिंक खाद आप 2 तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में देना, दूसरा तरीका होता है इसका स्प्रे करना, छिड़काव करना। तो अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं, ज़मीन में देना चाहते हैं, तब आपको इसको लगभग 25 से 30 दिन 35 दिन की अवस्था में जब आप दूसरी बार यूरिया खाद डालते हैं उसके साथ आसानी से दे सकते हैं। मान लीजिए आपने यूरिया खाद दूसरी बार प्रयोग कर दिया है, आपने नहीं दिया है, तो बाद में भी आप थोड़ी सी मात्रा में इसका इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ मिला के कर सकते हैं। और मान लीजिए आप इसको नहीं देना चाहते हैं, दानेदार यानी मिट्टी में नहीं देना चाहते हैं, तब आप इसका अपनी खड़ी फसल पे स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। तो छिड़काव करना और बेहतर रहता है, वो और जल्दी से काम करता है। छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार करने के बाद दोबारा से आपको 10 से 15 दिन का अंतर रखना होता है। तो चाहे आप छिड़काव कर दीजिए, चाहे आप मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है, जिसका ज़्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी चाहिए। और जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 8 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। और अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं, छिड़काव करना चाहते हैं, तब आपको जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसकी 750 ग्राम मात्रा आपको छिड़काव के रूप में लेना चाहिए। साथ में 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया भी लेना होता है। अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी होती है, साथ में 3 केजी दानेदार यूरिया डालना होता है। और अगर आप 12% वाले जिंक लेते हैं, जिसको हम इडिटीय जिंक बोलते हैं, जिलेटेड जिंक, इसकी आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रयोग करनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में 3 केजी दानेदार यूरिया का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो ये तो हमने जाना कि हमें जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक का इस्तेमाल जो आप स्प्रे करते हैं उसको आपको 2 बार अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में आप अपनी फसल में इस अवस्था में लगभग 30 से 50 दिन के बीच में आपको ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ग्रोथ प्रमोटर जहाँ पे हम अगर बात करें सागरिका की, तो सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है दानेदार, एक आती है लिक्विड। तो अगर आपने रोपाई के आसपास जो सागरिका दानेदार है इसका इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो,
तब आपको दोबारा से इसकी मात्रा देनी होती है। यानी इसको आपको 2 बार देना होता है। पहली बार हम रोपाई के समय देते हैं या फिर 2, 4, 10 दिन के अंदर भी दे देते हैं, और दोबारा से आपको 30 दिन के बाद देना चाहिए। तो अगर आपने रोपाई के समय दिया हुआ है तो 30 दिन के बाद अब समय आ गया है इसका, दोबारा से आप इस्तेमाल कर दीजिए। इसकी आपको लगभग 10 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। अगर आप दानेदार नहीं देना चाहते हैं, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं लिक्विड वाला, तो वो भी आप दे सकते हैं। वो भी आप 25 से 30 दिन 35 दिन की अवस्था पे आपको दे देना चाहिए। लिक्विड वाले की आपको लगभग 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है अपनी खड़ी फसल में। तो इसको भी आप इस समय दे सकते हैं। इसको आपको 3 बार देना होता है लिक्विड वाला। पहली बार आपको 25, 30, 35 दिन के आसपास, दोबारा से आपको गबोड़ अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले, और तीसरी बार आपको बालियाँ निकलने के बाद देना होता है। हर बार आपको 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यूरिया खाद की। तो यूरिया खाद अगर आपने रोपाई के समय दिया हुआ है तो दोबारा से आपको फिर से देना होता है लगभग 25 से 30 दिन पे। तो इसका आप दूसरी मात्रा भी डाल दीजिए। उसके बाद में तीसरी मात्रा आपको लगभग 45 से 50 दिन पे देना होता है। तो यूरिया आपको 3 भागों में देना होता है। पहली बार रोपाई के समय, दोबारा से 25 से 30 दिन पे, और तीसरी बार आपको 45 से 50 दिन पे देना चाहिए। तो इसका आपको प्रयोग अवश्य करना है। इसकी अगर कमी रह जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इसकी सही मात्रा आपको अवश्य डालनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है। हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सी खादों के संबंध में वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं घुलनशील उर्वरक के रूप में, जिसमें हम NPK खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी फसल अभी मान लीजिए 25 दिन या 30 दिन या 35-40 दिन के आसपास की हो गई है, फसल आपकी ठीक ठाक है, तब आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से, इसके छिड़काव से बेहतर लाभ मिलता है। तो लगभग 30 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। इससे बेहतर लाभ मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ आप सागर का लिक्विड भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो NPK 19-19-19 की यहाँ पर आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना होता है। मान लीजिए आपकी फसल कमज़ोर है, पौधे की बढ़वार नहीं हुई है, कल्ले नहीं आए हैं, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तब आपको NPK 19-19-19 नहीं देना है। तब आपको इसकी जगह पे अपनी कमज़ोर फसल में, पीली फसल में जिसमें जड़ों का विकास नहीं हुआ है, उसमें आपको NPK 12-61-0 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी आपको 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है, और इसका इस्तेमाल आप लगभग 25 दिन से 45 दिन के आसपास के समय के बीच में कभी भी कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लाभ मिल पाएगा। NPK 12-61-0 के साथ भी आप सागर का लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं पोटास खाद के बारे में। पोटास का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके पौधे में अच्छा रहता है। पौधे के जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसमें विकास होता है, दाने बालियाँ अच्छी आती हैं, तना मजबूत होता है। तो पोटास हम 2 भागों में देते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। पोटास को आपको 2 भागों में देना चाहिए। पहला रोपाई के समय, और दूसरी मात्रा आपको 45 से 50 दिन पे देना चाहिए। तो जो भी आप पोटास देना चाहते हैं उसका इस्तेमाल आपको, यानी MOP पोटास का इस्तेमाल आपको अवश्य कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिटकरी के बारे में। जैसा कि अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फिटकरी का भी इस्तेमाल आप धान की फसल में कर सकते हैं। फिटकरी में एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर होता है। इसके इस्तेमाल से ज़मीन का जो pH वैल्यू होता है वो कम होता है। तो अगर आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा है, तभी आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। फिटकरी के इस्तेमाल से जो आपकी मिट्टी में अघुलनशील तत्व होते हैं वो पौधे को मिलने लगते हैं, जिससे आपके पौधे में बढ़वार अच्छी होती है, पौधे में फुटाव अच्छे होता है, हरियाली अच्छी आती है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है। इसके साथ साथ फंगस में भी कमी आती है, फंगस के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। तो इसका इस्तेमाल 1.5 किलोग्राम आपको लेना है, यानी 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको करना होता है। इसका भी इस्तेमाल किसान साथी अपनी फसल में कभी भी कर सकते हैं। तो आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हैं तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।